हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। हमारा जो एक्सरसाइज वर्क का जो ये सीरीज चल रहा है उसमें आज आपको देखने को मिलेगा द फोर रेलम्स ऑफ द अर्थ। जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है वहाँ का जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सो आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एक्सरसाइज में हम देखें तो फर्स्ट में आपका यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू एंड फॉल्स में हम जो देखते हैं कि जो द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, ये आपका क्या है, ट्रू है। लिथोस्फीयर सॉलिड सरफेस लेयर होता है हमारा। देन द इक्वेटर पासेस थ्रू एशिया, ये आपका फॉल्स है। इक्वेटर जो है जनरली आपके कहाँ से पास होता है, अफ्रीका जो कंट्री है उसके से वहाँ से पास होता है। एशिया जो है आपके इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पार्ट में लोकेटेड है। देन द ओशियंस एंड सीज कवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, ये आपका ट्रू है। कहीं पर आपको 70, कहीं पर आपको 71% मिलेगा, तो ये जनरली आपका ट्रू आता है। देन वेव्स आर कास्ट बाय द मून्स ग्रेविटी, ये आपका फॉल्स है। वेव्स हैं वो आपके मून के ग्रेविटी से नहीं होता है, वो आपके किससे होता है, जो एयर के फोर्सेज है उससे, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट्स होता है उसके कारण से होता है। मून की ग्रेविटी से जनरली आपके जो टाइड्स है उसका फॉर्मेशन होता है। देन हम जो नेक्स्ट देखें आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ये ट्रू है। आपके जैसे जैसे हम हाइट्स के ऊपर जाते जाते हैं हमारा जो एयर जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, एयर की डेंसिटी है वो कम होने लगती है। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ये आपके ट्रू एंड फॉल्स हुए। देन नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट है, द वाटर बॉडीज फ्रॉम द रिलम्स ऑफ हाइड्रोस्फीयर, यानी आपका जो जहां पर वाटर बॉडीज होते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। एशिया है इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपके एशिया में है। देन द मेडिटेरियन सी सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप इन द नॉर्थ, यानी आपका जो अफ्रीकन जो कंट्री आप देखेंगे और यहाँ पर आपके अपर पार्ट में आपको यूरोप मिलेगा, तो जो सेपरेट करने का जो काम है वो मेडिटेरियन सी दोनों को करता है। देन द ओजोन लेयर ब्लॉक्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ट्रू है। ओजोन जो लेयर है हमारा, ओजोन गैस का एक जो लेयर बना हुआ है वो जो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज आते हैं उसको वो ब्लॉक कर देता है। देन 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉन्सिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये भी आपका नाइट्रोजन यहां पर आएगा, 78% है नाइट्रोजन। देन द रैपिड राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज टर्म ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का जो टेम्परेचर है ग्लोबली पूरा क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है, गर्म होते जा रहा है, जिसके कारण से इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। टेम्परेचर राइज होता है, उसके जो रीजंस के रूप में आप देखोगे तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसके मेन जो रीजंस के रूप में आपको नजर आएगा। नेक्स्ट हम जो देखें द आंसर द क्वेश्चन में नेम द फोर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट जो आपका फोर एलिमेंट्स आप इसके बारे में बहुत ईजी है आपके लिए, और इसमें फर्स्ट में आप जो देखेंगे द लिथोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड आपके जो आएगा बायोस्फीयर। देन सेकंड आपका आंसर आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्वेज केनाल, स्वेज केनाल का इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें आपका देखेंगे फर्स्ट जो पॉइंट आपका इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैरी टाइम रूट्स इन द वर्ल्ड, यानी जो आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, जो ओशियनिक जो हम या फिर सी में रास्ते के रूप में, समुद्री रास्ते के रूप में, मार्ग के रूप में देखा जाए तो सबसे बिजी रूट है ये। हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बाय 7000 किलोमीटर, ये जो है यूरोप और इंडिया का जो डिस्टेंस है उसको पहले वो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उससे पूरी तरीके से यहाँ से घूम कर जाते थे इंडिया से, लेकिन इसके कारण से ये जो मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल से होते हुए ये आपका कहाँ, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस है 17,000 वो क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। देन लिस्ट द कॉन्टिनेंट दैट द इक्वेटर पासेस थ्रू, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर पास होता है। तो इक्वेटर पास होने वाले जो कॉन्टिनेंट्स में आप देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट आपका आता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और उसके अलावा सम ऑफ द
ईस्ट एशियन आइलैंड्स कंट्री इन द इंडियन ओशियन, यानी इंडियन ओशियंस में आपके जो आइलैंड जो कंट्रीज है, ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्रीज हैं, वहां से आपके ये जो इक्वेटर्स है वो पास होते हैं। मेन जो लैंड है एशिया का वो पास नहीं होता है, साउथ एंड ईस्ट जो जो आपके जो आइलैंड्स हैं वो पास होता है वहां से। देन वाई इज अंटार्कटिका नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, अंटार्कटिका जो है ह्यूमंस के रहने के लिए, उसके बसावट के लिए सुटेबल क्यों नहीं है? तो मेजर जो एक मेन जो आंसर हम ये देख सकते हैं कि वहाँ का जो इनहॉस्पिटेबल जो क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, यानी वहाँ पर मैक्सिमम टाइम हमेशा हम थ्रू आउट द ईयर हम देखें तो वो आइस से कवर्ड होता है। तो अटलांटिक अंटार्कटिका लाइज इन द पोलार बेल्ट एंड इज कवर्ड विथ आइस कैप्स थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैंने बताया कि हमेशा ही आइस से कवर्ड होता है, जिस कारण से इसको आइसी कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। और यहाँ जो एक्सट्रीम जो कोल्ड कंडीशन होता है, जिसके कारण से एन आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट एज द क्लाइमेट इज हाईली इनहॉस्पिटेबल एंड डज नॉट परमिट परमानेंट सेटलमेंट हियर। सो ये आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे। देन व्हाई इज फ्रेश वाटर इज क्रिटिकल रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आप इसका आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर क्रिटिकल रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट्स में है। तो इसका आंसर 97% ऑफ अर्थ वाटर वो क्या है, वो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ओशियन एंड इज सैलिन, ओशियन में पाया जाता है और वो खारा पानी है। देन 2% ऑफ द वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, 2% है वो ग्लेशियर में है। देन ओनली जो 1% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर के रूप में हमारे सरफेस और अंडरग्राउंड स्ट्रीम, यानी हमारे अर्थ के जो नीचे हमारा जो सरफेस है उसके नीचे भाग में, जिसमें हम ट्यूबवेल हैंड पंप्स के माध्यम से निकालते हैं, तो उस रूप में पाया जाता है। कितना? ओनली 1%। देन इवन द वाटर इन मैनी प्लेसेस इज contaminated, leaving very little fresh and clean water for our use, यानी बहुत जगह वो प्रदूषित हो गया है। ये 1% वाटर है। इसमें मैं एग्जांपल दिया था कि आपके पास एक पूरा का पूरा क्या है, पानी का बॉटल है, उसमें हम जो देखें तो ये जो आपका कैप होता है, जो उसका हम वाटर बॉटल का कैप देखें तो उतना ही जो वाटर है हमारे पास अवेलेबल है। यानी ये जो कैप में है वो हम एक ढक्कन में, एक कैप में जितना पानी ले उतना पूरा पानी बॉटल वाटर भरा हुआ है, तो वो खाली भरा हुआ जो पानी है वो क्या है, आपका खारा पानी है। और बस फ्रेश वाटर में हम ये जो कैप में जो पानी निकालेंगे उतना ही हमारा फ्रेश वाटर होता है। तो ये इसका आंसर हुआ। देन हम नेक्स्ट 6 नंबर का देखें, डिफरेंटेड बिटवीन वेव्स टाइड्स एंड करेंट्स। तो इसका जो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंसेस बताने हैं वेव्स में, टाइड्स में, टाइड में और करेंट्स में, ये तीनों जो है। सो द 3 मेजर मोमेंट्स ऑफ द ओशियंस वाटर आर, टाइड्स है वो आपका क्या है, टाइड्स आर द पीरियोडिक राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन एक्टिंग अपॉन द रोटेटिंग अर्थ। ग्रेविटेशनल जो पुल है किसका, मून और सन के कारण से जब अर्थ का रोटेशन होता है तब वो अपनी ओर राइजिंग और फॉलिंग जो मोमेंट्स होता है वाटर का, ये कहलाता है आपका टाइड्स। देन वेव्स क्या है, तो वेव्स आर द राइजिंग एंड फॉलिंग मोमेंट्स ऑफ द सरफेस सी वाटर कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ द विंड्स, यानी जो वेव्स है किसके कारण से होता है, तो वेव्स आपके जो विंड्स के जो फोर्स है जिसके कारण से जो मोमेंट्स होता है सरफेस वाटर में, यानी वाटर का जो ऊपरी भाग है वहां पर, तो वो कहलाता है आपका विंड। देन आप थर्ड में आप देखेंगे करेंट्स की हम बात करते हैं। सो करेंट्स आर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ द सी वाटर कॉज्ड बाय मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग विंड्स एंड द अर्थ्स मोमेंट्स। करेंट्स कैसे होता है, तो एक जो आपका ओशियनिक जो वाटर है ये आपका एक ओशियन, देन आपके ये जो डिफरेंट हम ओशियंस की बात करते हैं, यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ का जो वाटर है वो ईश्वर जा रहा है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, करेंट्स। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, आपके विंड्स या फिर अर्थ का जो मोमेंट्स होता है, तो हम इसके कारण से हमारे जो करेंट्स हैं वो ओशियनिक जो करेंट्स है वो फ्लो होते हैं। तो इसके बारे में आपने डिटेल क्लासेस है वहां पर आपने देखा था, और आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को जाकर पुनः देख सकते हैं। आपको जो क्लास 6 का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहां पर आपको चैप्टर वाइज पार्ट वाइज आपको इसके बारे में डिटेल स्टडी आप और कर सकते हैं, अगर कुछ आपको डाउट्स हो रहा है तो। और अगर कुछ पूछना भी है तो मेरे से आप बिल्कुल कमेंट्स करके बेझिझक मेरे से कुछ भी डाउट्स है अपने वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो 7 नंबर का देखेंगे, तो डिस्क्राइब द वाटर साइकिल
ब्रीफली वाटर साइकिल के बारे में आपने प्रीवियस जो आपके क्लास 5 है वहाँ पर भी पढ़ा है, स्टडी किया है। देन आपने और बहुत जगह आपको वाटर साइकिल के बारे में आप साइंस के पोर्शन है वहाँ पर भी वाटर साइकिल को करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके पॉइंट्स हैं वाटर साइकिल के। सो वाटर साइकिल्स की बात करें तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स भी है, आप इसके बारे में बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जो है वाटर साइकिल जो है उसमें क्या होता है कि टू इंटर चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट, यानी वाटर साइकिल एक जो साइकिल जो चलता है, एक जो चक्र जो चलता है, उसमें हम जो देखते हैं कि वाटर का जो फॉर्म है वो चेंज होते रहता है और फिर लास्ट में फिर उसी फॉर्म में अर्थ में वापस आ जाता है। सो डिफरेंट जो प्रोसेस की बात करें तो वहां पर इवापोरेशंस और कंडेंसेशंस एंड प्रिसिपिटेशंस, ये जो 3 जो प्रोसेस है वहां पर होता है। आपके इवापोरेशंस की बात करें तो सनलाइट्स के कारण से, एनर्जी के लाइट से के कारण से, गर्मी के कारण से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होकर यानी वाष्प में बनकर वो ऊपर की ओर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन वो 8% ऑफ द इवापोरेशन इज फ्रॉम द ओशियंस एंड द रिमेनिंग 20% इज 80% है आपका कहाँ से, ओशियन से होता है, यानी इवापोरेशन, क्योंकि वहां पर वाटर बॉडी ज़्यादा है। और 20% वो आपके इनलैंड वाटर और जो वेजिटेशन है हमारे जो प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होता है उससे 20% जो है इवापोरेशन होता है। देन कंडेंसेशन की बात है तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय द विच द वाटर वेपर्स in the atmosphere is cooled back to its original liquid state. Condensation water is found in the atmosphere as clouds, mist, fog, dew, etc. यानी कंडेंसेशन क्या हुआ कि जैसे ही वो वाटर वेपर्स ऊपर गया, फिर एक हाइट पर जाने के बाद फिर से वो आपके या तो फिर वो जो वाटर के रूप में या फिर मीस फॉग ड्यू यानी जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े के रूप में अलग अलग फॉर्म में कुहारे के रूप में वो यहाँ पर कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाता है। देन प्रिसिपिटेशन की हम बात करें सो वहाँ पर क्या होता है कि वाटर व्हेन ड्रॉपलेट्स गेट टू हैवी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर दे फॉल टू द अर्थ एज अ precipitations in the form of rain, snow, sleet and hail। तो वो क्या हो जाता है कि पुनः वो जो है आपके बारिश अलग डिफरेंट जो फॉर्म है, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, पानी के रूप, बारिश के रूप में हो, या फिर आपके स्नो के रूप में हो, तो अलग अलग फॉर्म में वो जो अब होल्ड नहीं कर पाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस खत्म हो जाए, लास्ट पॉइंट में पहुंच जाता है तो फिर वापस आ जाता है। सो ये आपका क्या कहलाता है, प्रिसिपिटेशन कहलाता है। सो ये आपके आंसर हुए। देन आपका 8 नंबर के हम आंसर की बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब ईच इन ब्रीफली। अब यहाँ पर आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, बट आपके यहाँ पर 4 जो डिफरेंट आपके जो लेयर, आपके अलग अलग जो लेयर हैं, हम उसको अगर डिस्क्राइब करें तो ये जो आंसर है आपका लॉन्ग हो जाता है। तो ट्रोपोस्फियर की बात करें जो आपके सबसे सरफेस एरिया से नीचे वाला जो लेयर है वो आपका जो 8 से 17 किलोमीटर के बीच फैला हुआ है। सो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेयर हो जाता है और जो क्लोजेस्ट से अर्थ होता है, यहाँ पर 90% जो एयर है वो पाए जाते हैं और यहीं पर ही वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं। और इसकी जो हाइट जैसे मैंने पहले आपको बताया 8 to 17 आपके किलोमीटर के पास में होता है। टेम्परेचर, प्रेशर वो क्या होता है जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है तो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपका अर्थ का। देन स्ट्रेटोस्फीयर की हम बात करें तो ये जो जोन है वो आपका 17 से आपके 50 किलोमीटर के बीच में है और यहीं पर ही आपके जो 30 किलोमीटर के बीच में आप जो देखेंगे तो यहाँ पर आपके ओजोन जो लेयर है वो पाए जाते हैं और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो उनको रोक के रखता है। देन साथ ही साथ हायर एल्टीट्यूड्स पर यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऊंचाई के साथ इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेसोस्फीयर की बात करें तो इसका जो एक्सटेंड है वो आपका कितना 80 किलोमीटर जो है एवब सी में, यानी सी लेवल 50 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होकर 80 किलोमीटर तक ये आपका मेसोस्फीयर है वो फैला हुआ है। देन हम नेक्स्ट आपका देखते हैं आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर है यहाँ पर आप जो देखोगे तो आइनोस्फीयर एक्सटेंड अबव द मेसोस्फीयर इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, नो डेफिनाइट टॉप एट ग्रेजुअली मिक्स इनटू द एक्सोस्फीयर। यानी आपका जो ये मेसोस्फीयर कहीं कहीं पर आपको ये जो 4 ही मिलेंगे आपको, एक्सोस्फीयर या फिर आइनोस्फीयर है, इसको एक में ही काउंट किया जाता है। एक्सोस्फीयर गिव्स वे टू स्पेस, ये आपका
स्पेस में मिक्स हो जाता है, तो ये आपके जो आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर टुगेदर आर आल्सो नाउन एज अ थर्मोस्फीयर। यानी आपके यहाँ पर जो देखेंगे तो आपको बहुत जगह आपको क्या ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आपके मेसोस्फीयर और आपको थर्मोस्फीयर मिलेंगे, और कहीं पर आपको इनको डिवाइड करके आपके दो पार्ट्स हो जाते हैं आपके थर्मोस्फीयर के, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देन व्हाट इज बायोस्फीयर? तो बायोस्फीयर क्या है? तो द नेरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ फॉर्म एग्जिट। यानी आपके जो ये आपका ये हम मान लीजिए आपका क्या है, लिथोस्फीयर है या लैंड एरिया है। देन यहाँ पर आपके क्या है, वाटर बॉडीज है, और ये आपके एयर आपके क्या हुए, एटमॉस्फेयर। तो ये आपका जो मिक्सअप जो जोन है जहाँ पर लाइफ फॉर्म, जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, सो ये आपका कहलाता है क्या, बायोस्फीयर। देन व्हाट आर बायोम्स, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट देम? बायोम्स क्या है? तो इन द बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स फ्रॉम कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल सराउंडिंग मार्क बाय द इंटरडिपेंडेंस। यानी एक ऐसा जो जगह है जहां पर आपके एक साथ जो बहुत सारे जो पर्टिकुलर उसी टाइप के जो जीव जो रहते हैं वहां पर उनके लिए फेवरेबल जो कंडीशंस है वो आपका कहलाता है बायोम्स। दिस कम्युनिटीज आर कॉल्ड बायोम। जैसे आपके डिजर्ट एरिया में आप देखेंगे तो वहां पर उसी टाइप की कटीली झाड़ियाँ आपको मिलेंगी। ग्रासलैंड में आप चले जाएंगे तो आपको घास ही घास मिलेगा। फॉरेस्ट में आप देखेंगे तो फॉरेस्ट में ज़्यादातर आपको पेड़ पौधे ही दिखेंगे। तो उसी टाइप के एक ही टाइप्स के रहते हैं। तो बायोम्स आर अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक लंबरिंग, स्लैश एंड बर्न, प्रिमेटिव एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर एंड नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड एंड सुनामीस। यानी ये जो है हमारे जो बायोम्स है या फिर हमारे बायोस्फीयर आपका जो पार्ट्स का हम बात करें तो उसको इफेक्ट डालते हैं। देन नेक्स्ट आपका जो आता है लास्ट में, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर आपको जो उसका राइट आंसर दे दिया गया, ए का जो सी है, सेकंड का डी, देन थर्ड का डी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स का सी, सेवन का बी, एट का सी, नाइन का डी, 10 का बी, 11 का ए, देन 12 का डी। तो ये आप अपने नोटबुक्स में बुक्स में नोट डाउन कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर। देन लास्ट में आपको देखने को मिलेगा आपके बुक्स में जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी उस क्वेश्चन को पढ़ने की स्टडी करने से हमें क्या वैल्यूज मिलती है वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका आंसर है उसमें आप देखेंगे तो बिगेन सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट वी लिव इन, यानी हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा आपके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड पॉइंट में हैविंग सिविक सेंस, सिविक सेंस हमें जानने को मिलेगा। देन बिगेन प्रोएक्टिव एंड रिसोर्सफुल। तो ये आपके जो वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके आंसर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस तरह से ये आपके जो कंप्लीट जो टोटल एक्सरसाइज वर्क है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कुछ जो सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। सो ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।